गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फोर्स के बारे में स्टडी की थी। फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकल जाता है, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम करेंगे कि जितनी भी धरती में मोशन है ये जब से सृष्टि हुई है तब से हो रही है। इसके कारणों की खोज समय समय पे जो थिंकर्स थे वो लोग करते आए थे कि इस का कारण क्या है, ये मोशन हो रही है, इसका कारण क्या है, आकाश में जो प्लानिटरी मोशन है उसके पीछे क्या कारण है, सब तरह की बातें होती रहती थी। ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट करीबन तीसरी चौथी शताब्दी, उससे पहले दूसरी शताब्दी में आर्किमिडीज, उसके बाद में अरस्तु, एरिस्टोटल, उसके बाद में 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में गैलीलियो और 17th सेंचुरी में न्यूटन, इन्होंने समय समय पे जो ये फोर्स है ये किस तरीके से मोशन को प्रभावित करता है या मोशन का कारण क्या है, इसके बारे में अपने अपने इन्होंने विचार रखे। और हर बार जो नई थ्योरी आई उसने पुरानी थ्योरी की कमियों को दूर किया और नई थ्योरी। यदि बात करते हैं एरिस्टोटल के टाइम की, अरस्तु ने जो बात कही तो अरस्तु ने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है ये उसकी नेचुरल स्टेट है, यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में रहना चाहता है। रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी है यूनिवर्स के अंदर तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, ठीक है ना, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। यदि आपको उसकी रेस्ट पोजीशन से मोशन की पोजीशन में लाना है तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तब किसी ने कहा होगा कि हमने एक पत्थर पकड़ा और छोड़ दिया, पत्थर को छोड़ा वो धरती पे आ गया तो वो तो मोशन में आ गया, जबकि उसके ऊपर तो कोई फोर्स भी नहीं लगा, तो वो मोशन में कैसे आया। तो उन्होंने कहा कि मोशन दो तरह की होती है, एक नेचुरल मोशन, एक अननेचुरल मोशन। नेचुरल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट जो फॉल करता है, नेचुरल मोशन में जो ऑब्जेक्ट फॉल करता है वो स्पीड तेज से करेगा या धीमे करेगा, ये डिपेंड करेगा उसके मास के ऊपर। और उन्होंने कहा ये नेचुरल मोशन है। उन्होंने क्या कह दिया कि ऑब्जेक्ट जो फॉल करता है उसकी जो फॉल करने की जो स्पीड है वो मास पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है। उन्होंने कोई भारी वस्तु फेंकी, वो तेज आ गई होगी, कुछ हल्की फेंकी होगी, उसमें टाइम लग गया होगा। अब एयर रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेशन उस समय तक हुई नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जो है ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटी की द्वारा जो नीचे की ओर जो आ रहा है, जो फोर्स नेचुरल फोर्स है, उस समय तक ग्रेविटी की भी इतनी बात नहीं हुई थी कि भाई ऑब्जेक्ट जो नेचुरल फोर्स के द्वारा नीचे आ रहा है और इसके मास पे डिपेंड करता है। और कुछ जो है मोशन अननेचुरल है, जैसे किसी को धक्का देके चलाना है तो वो अननेचुरल फोर्स है, तो उसको हमने फोर्स लगाया। परंतु उन्होंने एक बात कही कि एक ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म और वेलोसिटी से भी चल रहा है तो भी उसकी वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये उन्होंने कैसे देख लिया होगा, फ्रिक्शन का उस समय तक इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने एक वस्तु को जैसे फेंका या उसको चलाया, एक जैसे बॉल को जमीन पे उन्होंने चलाया, बॉल चलते 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 आगे जाके रुक गई, तो उन्होंने कहा कि फोर्स लगा के बॉल को हमने आगे चला दिया था और धीरे धीरे वे रेस्ट में चली गई। इसकी मोशन को यदि आपको मेंटेन रखना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अपने अपने समय की बातें हैं, परंतु बाद में ये देखो बिफोर क्राइस्ट आप क्या था, ये तीसरी शताब्दी 350 के आसपास की बात है ये। तब से लेके और 16वीं शताब्दी तक गैलीलियो जो तक है, यानी 1600 और 300 करीबन 2000 साल तक अरस्तु की ये थ्योरी चली। इसके बीच बीच में चेंज हुए, लोगों ने अपने अपने चेंज करवाए, करेक्शंस करवाए, बहुत से वैज्ञानिकों ने। ऐसी बात नहीं है कि 2000 साल तक कुछ खोज नहीं हुई, 2000 सालों में बीच में बहुत सी बातें आई, अरस्तु की बहुत सी बातें जो है उसमें चेंज भी की गई, समय समय पे थिंकर्स ने अपने विचार भी दिए। परंतु जो बड़ी बात आती है वो आती है गैलीलियो की। गैलीलियो ने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है या मोशन पे है, ये उसकी नेचुरल जो स्टेट है वो मोशन की है, और वह रेस्ट में जब होता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो जब हो जाती है
तो हम क्या देते हैं कि वो रेस्ट में है। बाकी उसकी नेचुरल स्टेट है, ऑब्जेक्ट चलना ही चाहता है, यदि वो चलना नहीं चाह रहा है, रेस्ट में खड़ा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो नेचुरल स्टेट उन्होंने कहा यूनिफॉर्म मोशन है। फिर उन्होंने क्या किया, एयर रेजिस्टेंस को कम करते हुए वैक्यूम का उपयोग किया, और उन्होंने भारी एक हैवी बॉडी और एक स्मॉल वेट की बॉडी दोनों को गिराया, दोनों साथ जमीन पे गिरी। तो उन्होंने कहा कि जो नेचुरल मोशन में उन्होंने कहा था एरिस्टोटल ने कि ऑब्जेक्ट फॉल एट स्पीड दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास, इन्होंने कहा कि नहीं, ऑब्जेक्ट यदि चाहे हैवी है चाहे लाइट है, ऊपर से नीचे जो गिरेंगे वो एक साथ ही नीचे तक पहुंचेंगे। यानी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है। ये फ्री फॉल जो होता है, जो कि हम वैक्यूम में सारा करते हैं, एयर में तो रेजिस्टेंस के द्वारा फर्क पड़ जाता है, एयर रेजिस्टेंस हो जाता है। तो फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट्स जो है चाहे लाइट हो चाहे हैवी हो, वो एक साथ ही जमीन पे पहुंचते हैं। परंतु उन्होंने साथ में ये कहा कि जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी डिस्टेंस कवर जो है वो डिपेंड करती है टाइम के स्क्वायर पे। तीसरी बात उन्होंने कही कि किसी मोशन में यदि चेंज करना है, तो ये देखो एरिस्टोटल में तो थी रेस्ट नेचुरल स्टेट होती थी, फ्री फॉल, और ये ऑब्जेक्ट जो फॉल करता था इसमें स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू मास होती थी, और फोर्स जो है जरूरत पड़ती थी कांस्टेंट वेलोसिटी में भी यदि मोशन को मेंटेन करना है तो फोर्स, ये थी एरिस्टोटल थ्योरी। परंतु गैलीलियो ने क्या कहा कि नेचुरल स्टेट में रेस्ट पे जब पे वो है उसका मतलब वेलोसिटी 0 है, वरना यूनिफॉर्म मोशन पे वो चलता रहेगा। स्पीड जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, और डिस्प्लेसमेंट जो है या डिस्टेंस जो है ये डिपेंड करता है टाइम स्क्वायर पे। और फिर कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, कॉज ऑफ चेंज इन मोशन वाज फोर्स, यानी मोशन में यदि आपको चेंज करना है तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यदि मोशन रेस्ट पे पड़ा है तो आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, रेस्ट से मोशन में लाना है तो आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट मोशन में चल रहा है, उसको रेस्ट में लाना है तो आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो आपको फोर्स की जरूरत नहीं है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा। परंतु उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यदि चेंज करना है तो आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, यानी रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, या मोशन में उसकी वेलोसिटी का बढ़ना घटना, ये इस तरह की जो चेंजेस है, या उसकी डायरेक्शन में चेंजेस होना या मैग्नीट्यूड में चेंजेस होना, ये चेंजेस होने को बॉडी रजिस्ट करती है। बॉडी कहती है कि मुझे तंग मत करो, जैसे मैं रहूं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे हूं, और मैं चल रही हूं तो चल रही हूं, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करो। तो ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है जो अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करवाना चाहती है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मैटर की प्रॉपर्टी है। यूनिवर्स में मैटर आप लोग जानते हो, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारा का सारा मैटर है। इस मैटर की प्रॉपर्टी है कि वह अपने में चेंज नहीं चाहता है, वह जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया, उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी। यानी इनर्शिया का मतलब है कि यह एक प्रॉपर्टी है या एक क्वालिटी है मैटर की, यह एक प्रॉपर्टी या कह दीजिए क्वालिटी है मैटर की, जो ऑब्जेक्ट को, यदि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह उसको रेस्ट में ही रखेगी, और वह यदि मोशन में है तो उसको मोशन में ही रखेगी, और यदि वह मतलब जिस स्टेट ऑफ मोशन उसकी है उसके अंदर ही उसको रखना पसंद करेगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। यदि आपको ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि इस इनर्शिया को आपको ओवरकम करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इनर्शिया 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है एक ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहेगा, वह रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वह मोशन करना नहीं चाहेगा। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एक चद्दर को जब झटकते हैं तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे अपने को लगता है कि उड़ने लग गए। क्यों? कि चद्दर जब रेस्ट पे थी तो डस्ट पार्टिकल भी रेस्ट पे थे। हमने चद्दर को जोर से फोर्स लगा के झटका दिया तो चद्दर तो मोशन में आ गई, पर वो रेस्ट जो डस्ट के पार्टिकल्स थे वो तो वहीं थे, वो जो है अपने पोजीशन से हिलना नहीं चाहते थे तो वो वहीं रह गए, चद्दर पीछे आ गई। या एक गीला तौलिया हो और उसको जो हम झटकते हैं तो पानी की बूंदें उछलती है, तो हमें लगता है कि पानी की बूंदें उछल रही है, परंतु हुआ क्या है कि जो पानी की बूंदें जो रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहना चाह रही है और तौलिया अपनी गति में आ जाता है। दूसरा आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब आप किसी मोटरसाइकिल पे या कार पे या बस में जा रहे हैं और एकदम से यू टर्न आ जाता है तो आपकी बॉडी उस मोशन के साथ में अपने आप को उस बॉडी ने जो है सेट कर लिया था, मुझे इस दिशा में इस डायरेक्शन में ऐसे चलना है, और बस ने एकदम से या मोटरसाइकिल ने एकदम से डायरेक्शन चेंज कर दी तो आपकी बॉडी तो पुरानी वाली डायरेक्शन में ही चल रही है, गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो आपको जो एक तरीके से वो जो झटका लगता है वो इसलिए लगता है कि आपकी बॉडी डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाह रही थी परंतु उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन, आप कार में यात्रा करते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। क्यों सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं कि जब हम जर्नी कर रहे हैं कार के साथ में तो हमारी पूरी बॉडी कार के साथ में टच है, पीछे सीट पे हम बैठे हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो बॉडी है वो कार के साथ में अटैच है और वो पूरी कार के साथ में यात्रा कर रही है। अब कार ने आगे एकदम से कहीं ब्रेक लगा दिया, कार ने एकदम से ब्रेक लगा दिया तो क्या हुआ? कार तो रुक गई परंतु हमारी बॉडी तो अभी भी मोशन कर रही है, क्योंकि पहले मोशन में थी तो अभी भी मोशन कर रही है, तो वो एकदम से आगे आ जाती है और हमारी जो है हमें चोट लग जाती है। इसलिए हम सीट बेल्ट बांध लेते हैं ताकि बॉडी एकदम से आगे नहीं आए, वरना कार तो एकदम से ब्रेक लगाते ही रुक जाएगी, हमारी बॉडी एकदम से नहीं रुकेगी क्योंकि बॉडी मोशन में है और मोशन का इनर्शिया काम करेगा, बॉडी को एकदम रोकने में जो है रेजिस्ट करेगा। ये काम फिर एक्सटर्नली फोर्स लगा के हम सीट बेल्ट के द्वारा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि गैलीलियो ने जो थ्योरी दी वो पुरानी थ्योरी से एकदम ही नई दिशा में थ्योरी आ गई थी और फिर 17वीं शताब्दी में यानी करीबन 100 साल बाद न्यूटन ने गैलीलियो की थ्योरी को भी कुछ और इम्प्रूव किया। इसके बीच में केपलर की थ्योरी आती है प्लानिटरी मोशन की, केपलर भी अपनी थ्योरी देता है, तो न्यूटन ने फिर केपलर के प्लानिटरी मोशन की थ्योरी को और गैलीलियो की थ्योरी को और पुरानी जो भी सारे थिंकर्स थे उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जो 17वीं शताब्दी से लेके और ये 20वीं शताब्दी तक रही। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी, जिसके अंदर और भी कुछ चेंजेस हो गए। न्यूटन की जो थ्योरी थी उसको एक पर्टिकुलर फ्रेम में लागू किया जा सकता है, दूसरे में लागू करोगे तो कैसे करोगे, किसी पर्टिकुलर बॉडी पे कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें फिर बाद में आइंस्टीन ने दी। न्यूटन ने जितनी भी थ्योरी दी वो सारी की सारी थ्योरी दी थी कांस्टेंट मास पे और एक लिमिटेड स्पीड तक के लिए गई थी, परंतु यदि वो स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, पार्टिकल का मास एटॉमिक मास से भी कम हो जाए, तो वो सारी थ्योरी फिर आइंस्टीन ने दी। तो अब हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन के 3 लॉ दिए थे। अब हम तीनों लॉ को डिटेल में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं।